Hello, good evening all of you students. My name is Nitish Kumar and today here I am going to teach about atomic structure. Before that, I welcome all of you to my very beautiful channel, that is Alpha Physics Classes. Here we are going to teach in each and every topic of related physics, chemistry, bio and mathematics. So let us start today our topic with atomic structure. This is our fourth lecture of standard 11th. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और कैसे कौन कौन से मॉडल आए थे, अलग अलग मॉडल यानी कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख चुके थे। आज का लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मतलब प्लैंक्स ने अपना कौन सा क्वांटम के बारे में थ्योरी दिया था। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आइंस्टाइन का बहुत ही बड़ा रोल आता है और इसी से आप आइंस्टाइन का नाम भी जानोगे। पहले ही आप फिजिक्स में बहुत सारा नाम आइंस्टाइन के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन यहाँ भी आइंस्टाइन का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके हमारा बहुत सारा चीज को क्लियर किया था। और थर्ड है इस पे कुछ न्यूमेरिकल जो जेईई एडवांस और जेईई मेंस में पूछे गए। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन consist of a small packets of energy known as quantum of light or photons, which act as energy carrier। देखो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। देखो स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो बहुत सारा स्मॉल पैकेट से बना हुआ रहता है। वो स्मॉल पैकेट्स में क्या होता है, उस स्मॉल पैकेट्स बहुत सारा एनर्जी कंटेन करता है। ये बोलना चाह रहे थे कि कोई भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आप कभी देखते होंगे, जैसे बमबार्डिंग होता है तो उससे भी रेडिएशन निकलता है, सनलाइट से भी रेडिएशन निकलता है, तो इन सभी चीजों को इन्होंने देख करके ये बोला कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक है, इनके मुताबिक ये था कि जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये बोल रहे थे कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ रहता है। वो जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो उसमें एनर्जी होता है और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट, या इसी क्वांटम लाइट का दूसरा नाम भी है फोटोन। इसी फोटोन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फोटोन होता है ये एक्ट किस तरह से करता है, एनर्जी कैरियर्स की तरह से। मतलब कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एनर्जी भरा पड़ा है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो एक कार्टून है, कार्टून में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उससे मैंने एक डब्बा रख दिया, छोटा छोटा डब्बा, जैसे मिठाई का डब्बा होता है ना, वो मिठाई का डब्बा मैंने रख दिया,
वो मिठाई का डब्बा जब हम लोग कार्टून में सजाते हैं तो उसमें मिठाई होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा है। कार्टून जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जो पैकेट है वो आपका एनर्जी से भरा पड़ा है। उस पैकेट में मिठाई नहीं है, उस पैकेट में क्या है, एनर्जी है। और वो जो एनर्जी जो है उस पैकेट में, उस पैकेट को हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑफ लाइट, या फिर उसी को हम लोग कह सकते हैं फोटॉन्स। तो जैसे आप बोलते हैं कोई डब्बा में मिठाई पड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, मिठाई वाला डब्बा या स्वीट्स बॉक्स। तो ये क्या है, इसमें फोटॉन्स है। फोटोन क्या होता है, इसमें एनर्जी पूरा भरा पड़ा रहता है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ, जो फोटोन होता है वो एनर्जी कैरियर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि भाई उसमें एनर्जी है तो एनर्जी कैरियर की तरह बिहेव करेगा, और एक तो एनर्जी है नहीं, उसमें एनर्जी भरा पड़ा है। तो प्लैंक क्वांटम ने यही बताया कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो बहुत छोटे 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 स्मॉल पैकेट से बना हुआ होता है। वो जो स्मॉल पैकेट्स आता है उसमें एनर्जी कंटेंट रहता है, उसी स्मॉल पैकेट्स को हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑफ लाइट या फोटोन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें नाम आपका दिया हुआ है क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब कि इन्होंने क्वांटम के बारे में ये थ्योरी निकाला। क्या कि क्वांटम होता क्या है, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि भाई मतलब होता कंफ्यूजन रहता है कि क्वांटम क्या होता है, फोटोन क्या होता है। जो आप फोटोन ही नहीं समझोगे तो आप इस चैप्टर में आगे कैसे बढ़ोगे। तो सबसे पहला जो थ्योरी आता है इस टॉपिक का वो आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सीधा सिंपल सा आपको क्वांटम को डिफाइन किया है। क्या फिर क्वांटम क्या होता है, तो क्वांटम क्या होता है बच्चों, वो एनर्जी कैरियर होता है, और स्मॉल पैकेट्स बहुत ज्यादा जब क्वांटम मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फोटोन, व्हाट इज क्वांटम, तो आप सीधे बोलेंगे वो होता है एनर्जी कैरियर। करता क्या है, तो वो जब सभी जब हर छोटे छोटे यूनिट को एक साथ जब हम लोग मिलाते हैं तो अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाता है। जिस तरह से हमारा बॉडी में यूनिट सेल होता है, सेल क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसी तरह से कोई भी अगर पार्टिकल होता है तो उसका जो सबसे छोटा जो एनर्जी को कैरी करता है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्वांटम कहते हैं। तो इसी को प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब नेक्स्ट चीज बताता हूं कि इन्होंने आखिर और क्या इसके बारे में बताया। देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला वन क्वांटम। आप इस सभी चीजों को नोट कर लो, ये नोट्स मैंने काफी अच्छा से बनाया है, इसको आपको भी अच्छे से बनाना चाहिए। Note making is very important for your any preparation, that is either the JEE, NEET or any other things. Of light, one quantum or one photon of light is directly proportional to frequency of light. Frequency of light. ये देख, सेकेंड पॉइंट जिनका हैशटैग रहा प्लैंक्स क्वांटम का, इनके थ्योरी के मुताबिक पहले क्या बोले, पहले इन्होंने बोला कि जो क्वांटम होता है या जो फोटोन होता है वो एनर्जी कैरियर होता है। अब सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि अगर एक क्वांटम हो या एक फोटोन हो, वो क्या होता है, वो सीधे आप किसी भी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैंने इस लाइट को लिया, उस पर फॉल्स किया और जो वहां से फोटोन निकला, तो वो जो फोटोन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आपको फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोटोन बेसिकली होता है क्या, तो एनर्जी कैरियर से। अगर मैंने बोला कि एक फोटोन है तो एक फोटोन में क्या होगा, एक एनर्जी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो एक उसमें एनर्जी था या फिर मान लो एनर्जी है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसको हम म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यू। इसको ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे म्यू, यही इसको भी हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, E इक्वल टू एच म्यू। क्या होता है बच्चों, E इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है सी वाई लैम्डा। तो यहाँ से हम जो डायरेक्टली रिलेशन था वो क्या होता है, E इक्वल टू सी वाई लैम्डा। ये आपका आ गया यहां से रिलेशन, किसका, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। क्या रिलेशन आया,
E इक्वल टू SC बाई लैम्डा। पहले क्या था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू क्या है, तो हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ पे H आ गया, E इक्वल टू H म्यू, म्यू को हम लोग C बाई लैम्डा ले सकते हैं, तो इक्वल टू SC बाई लैम्डा हो गया। अब यहाँ पे होता क्या क्या डिनोशन वो मैं बता देता हूँ, किसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो। E जो होता है बच्चों, वो E होता है आपका एनर्जी। E क्या होता है बच्चों, एनर्जी, ठीक है। H क्या होता है, H को हमने इन्होंने कांस्टेंट का इजाफा किया था, इजाद किया था, तो इसे हम बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। कब, जब जूल में होगा तब। फिर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या होगी, लैम्डा आप सभी को अभी तक जानते हैं, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है वेवलेंथ। ये जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं, ये सभी आपका पार्टिकल नेचर का होता है। मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा कि आखिर लाइट को कौन सा नेचर दिया गया है, पार्टिकल और वेव। लेकिन उससे पहले जो आपका मेन नीड है वो ये चीज थी। तो इन्होंने बेसिकली ये हुआ, इसका यहां से रिलेशन क्या आया, इक्वल टू SC बाई लैम्डा। ये देखो, ये था आपका एक फोटोन के लिए, अगर सिर्फ एक फोटोन हो। अगर एक से ज्यादा फोटोन हो, मान लो 10 हो, 15 हो, 20 हो, या फिर n नंबर ऑफ फोटोन हो, तो n नंबर ऑफ फोटोन होगा तो क्या होगा, तो उसका जो एनर्जी आपकी आएगी वो आएगी NHC बाई लैम्डा। ये है n नंबर ऑफ फोटोन के लिए, n नंबर ऑफ फोटोन। ये था आपका सिंगल फोटोन के लिए, 1 फोटोन। अब आपका यहाँ पर सबसे अच्छा ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका है SC बाई लैम्डा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो H का वैल्यू पुट करोगे 6.6 इंटू 10⁻34। फिर आप C का वैल्यू पुट करोगे 3 इंटू 10 टू पावर 8। फिर लैम्डा कुछ और रहेगा, तो उसका कैलकुलेशन बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका इजी कैलकुलेशन क्या है कि आप एनर्जी का फॉर्मूला आप ऐसे ले सकते हो, 12,400 बाई लैम्डा। लैम्डा अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में है, एनर्जी वैल्यू किस में आएगी एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका काफी अच्छा ट्रिक है, इसको आप अपना लो। अगर लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर सिर्फ ये फॉर्मूला लगा 12,400 बाई लैम्डा। लैम्डा जब किस में हो, आर्मस्ट्रॉन्ग में हो। अगर यहीं पर लैम्डा नैनोमीटर में हो तो हम लोग क्या करेंगे, 12,400 बाई लैम्डा, 400 नहीं बल्कि हम 1240 कर देंगे अगर आपका वेवलेंथ नैनोमीटर में हो। ये आपका आ गया रिलेशन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो इस पर भी होगा, लेकिन आपका 30 to 40 सेकेंड टाइम ज्यादा लेगा। इस पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफी आसानी से हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग का वैल्यू क्या होता है, 10 टू द पावर -10। नैनोमीटर क्या होता है, 10 टू द पावर -9। तो इस दोनों रिलेशन को आप अच्छे से देख लो और इसी पे आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करनी है, क्योंकि अगर आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा। मैंने अभी भी आपको बताया। तो आप सिंपल से क्या करो, आपको क्वेश्चन किस पे सॉल्व करना है, इस रिलेशन पे सॉल्व करना है। तो ये सभी बातें हुआ। पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया, उन्होंने अपना सॉल्यूशन दिया, यहाँ से उन्होंने एनर्जी का रिलेशन दिया। एनर्जी किसका था, ये था आपका एक फोटोन का या फिर एक क्वांटम ऑफ लाइट का। फिर आपका ये रिलेशन आया, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उससे पहले अब मैं आपका जो दूसरा टॉपिक है उसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ। उस टॉपिक का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बात करूंगा कि आखिर लाइट का कौन सा नेचर होता है, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई कभी कोई बोलता है लाइट वेव है, कभी बोलता है लाइट पार्टिकल है। आखिर लाइट किस नेचर का है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो आया था, इन्होंने डील किया था कि आपका लाइट पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है फोटो
फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब जो हम लोग ये इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सिंपल सा एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन देगा उसमें हम लोग इस इफेक्ट के दौरान पढ़ेंगे। तो इसके मुताबिक सबसे पहले क्या बताया गया कि मान लो यहाँ पर एक क्या है, इमीटर है, इसका हम नाम दे दिए इमीटर। यहाँ पे कोई एक आपका कुछ है क्या, कलेक्टर, इसका नाम दे दिए कलेक्टर। क्यों नाम दिए वो आपको मैं बताऊंगा अभी। कलेक्टर, यहाँ से डायग्राम गया, यहाँ मैंने आर्म मीटर को लगा दिया, तो कुछ डिफ्लेक्शंस होंगे। यहाँ पर बैटरी है, ठीक है, और इसे मैंने ग्लास ट्यूब में डाल दिया। इसे मैंने किसमें डाला, ग्लास ट्यूब में, ठीक है। ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे आर्म मीटर है जो कि आपको करंट को मेजर करेगा कि डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब अगर डिफ्लेक्शन हुआ है तो हम लोग कौन कौन सा क्राइटेरिया उसमें लगाते हैं वो सब इसमें देखेंगे। ये आपका बैटरी है, वोल्टेज है। अब वो क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया गया, किसको, लाइट को। मैंने लाइट लिया और इमीटर जो था उसे मैंने फॉल्स किया। फॉल्स के बाद क्या देखा कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ। ये दिखता नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आया, कलेक्टर के पास आया। कहां पे आया इलेक्ट्रॉन, ये बोला कलेक्टर के पास आया। ये कैसे पता चला कि कलेक्टर के पास कोई इलेक्ट्रॉन आया है, क्योंकि जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो क्या हुआ कि जो आर्म मीटर था उसमें डिफ्लेक्शन होने स्टार्ट हुई, ठीक है। जैसे मान लो इसको इस तरह से समझो, आप पढ़ने बैठे हो, आपने कल 1 घंटे में 20 क्वेश्चन बनाया, आज भी आपने 1 घंटा, परसों आपने 1 घंटे में 20 क्वेश्चन बनाया, कल आपने 1 घंटे में 20 क्वेश्चन बनाया। लेकिन आज क्या हुआ, कुछ आपका डिस्टर्बेंस हो गई, जिसके कारण से आज आपने मात्र 10 क्वेश्चन बनाया। तो जो आपका मेंटर होगा वो आपसे जरूर पूछा कि भाई तुमने कल भी 1 घंटे में 20 क्वेश्चन बनाया था, परसों भी 1 घंटे में 20 क्वेश्चन बनाया था, तो आज क्या हुआ कि तुमने सिर्फ 1 घंटे में 10 क्वेश्चन उससे बनाए। तो उसे मेंटर्स को लगा कि सर इसके साथ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। तो वो डिस्टर्बेंस को सोच कर ही आपको पता लगाएगा कि हाँ ये इस कारण से ये नहीं पढ़ा होगा, इस कारण से क्वेश्चन नहीं बना होगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मैंने लाइट डाला इमीटर पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हुआ, बाहर आया, कलेक्टर पे फॉल्स किया। तो कलेक्टर को कैसे, हमें कैसे पता चला कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन फॉल्स किया है, वो तब पता चलेगा जब आपका आर्म मीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। पहले वो ऐसा था, ऐसे उसका काटा रहता है ना निडल्स, वो घूमना स्टार्ट होगा। तो जैसे निडल उसका घूमेगा तब यार आर्म मीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, आर्म मीटर में डिफ्लेक्शन है, तो भाई कलेक्टर पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है। ये हम लोग मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अब क्या बोला गया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें ये देखा गया कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब इसमें देखो कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसको डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कि हाँ मैंने एक बार में एक्सपेरिमेंट किया चलो ये रूल है, ये नहीं होता है। आपका 100 बार 1000 बार उस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाता है कि ताकि जो मैं बना रहा हूं वो सही हो। तो अब देखो पहले उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस किए, उन्होंने ये अपैरेटस दिया और अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब से कि भाई देखो एक्सपेरिमेंट तो मैंने कर दिया, ये मुझे पता चल रहा है, लेकिन अब इसमें खूबियां इसकी क्या क्या है, किसको मतलब चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सभी चीज में देखना स्टार्ट किया साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट कौन थे, इसका जो साइंटिस्ट था वो हर्ज थे, हेनरिच हर्ज। ये लगभग 1887 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया कि ये अपैरेटस को चेंज करने लगे, मतलब कि जो मतलब लाइट डाल रहे थे उसका इन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो वो क्या देखे कि जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा। क्या बनने लगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी। इन्होंने पहले फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी को जैसे ही चेंज किया तो इन्होंने देखा कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। फिर क्या कहते हैं, रुको रुको, तुम बढ़ रहे हो, तुम घट रहे हो, रुको मैं एक और चेंजेस लाता हूं। मैं क्या इस बार करूंगा, मैं इस बार इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा। फर्स्ट वाले उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाले उन्होंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर उन्होंने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। तो बोला कि ठीक है
अगर तुमसे बढ़ने से ये बढ़ रहा है तो मैं एक और चेंजेस लाता हूं। उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की अब की बार कांस्टेंट रखा और उन्होंने इंटेंसिटी को बढ़ाया। इंटेंसिटी को बढ़ाया तो वो क्या पाए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, मतलब कि जो यहां से इजेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। वो क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इंटेंसिटी को बढ़ाया तो देखा कि भाई जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इमिटर से वो भी बढ़ रहा है। तो उनका दिमाग चकरा गया। उनका दिमाग क्या हो गया, चकरा गया। दिमाग क्यों चकराया, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ये ऐसे होना चाहिए था, मतलब कि ये वेव नेचर का रिलेशन शो करता है। अगर ये होता है जैसे इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लोग उसमें होता है क्या, इसमें आकर नंबर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए आपका काइनेटिक एनर्जी। हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ना चाहिए नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो इनका थ्योरी को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम तक सभी कोई मान के चल रहे थे कि भाई जो लाइट होता है वो लाइट क्या होता है, लाइट होता है वेव नेचर का। सभी कोई मान करके चल रहे थे। लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि भाई अगर वेव नेचर का हो तो होना तो ये चाहिए कि भाई इंटेंसिटी में बढ़ाऊं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े, लेकिन यहां तक कुछ और हो रहा है। उन्होंने क्या देखा कि मैं जब इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने बोला कि भाई यार कुछ तो कुछ इसमें गड़बड़ है जो मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तब यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहे, कई सालों तक चले एक्सपेरिमेंट चलने के बाद यहाँ पे आपका दूसरा चीज आया, दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने अपना भी थ्योरी रखना स्टार्ट किया। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि 1905 में जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हीरो कहे जाते हैं वो आइंस्टाइन का एंट्री हुआ। आइंस्टाइन का एंट्री कब हुआ, 1905 में। आइंस्टाइन ने बोला कि मैं इसे एक्सप्लेन करेगा। इसे एक्सप्लेन कौन करेगा, इसे एक्सप्लेन मैं करेगा। कैसे करते हैं वो देखो। आइंस्टाइन ने ही याद करके इसका सबसे बड़ा नींव रखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसके कारण से हम लोग ये भी मानते हैं कि जो लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर का भी होता है। इन्होंने क्या बोला ये देखते हैं। ये देखो, मान लो ये आपका, सॉरी उससे पहले हमको जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हुआ है आपका ऑब्जर्वेशंस, वो मैं आपका पॉइंट आज लिखवा दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको आइंस्टाइन ने जो बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में वो मैं आपको डील कर दूंगा। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखो, कौन सा है, व्हेन लाइट ऑफ sufficient energy strikes a metal plate strikes a metal plate, electron are तो ये सब रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया तब। आउट ऑफ द मेटल प्लेट विथ फाइनाइट एनर्जी। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि एक लाइट है, when light of sufficient energy strikes a metal plate, electron are emitted out of the metal plate with finite energy। ये सब मैं आपको बताऊंगा ये सब होता कैसे है। पर देखो मैंने वो जो आपको बताया था कि आपका वहां पे क्या था, इमीटर था, इमीटर पर मैंने लाइट को स्ट्राइक करवाया, वो कौन सा लाइट, लाइट के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो मीटर प्लेट पे बैठा हुआ है उसको बाहर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए उस लाइट के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। अगर मान लो वो एनर्जी नहीं होगा
तो फिर उसका जो कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें आइंस्टाइन का रोल था। तो इसके मुताबिक क्या है कि व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स अ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड आउट ऑफ द मेटल प्लेट विथ फाइनाइट एनर्जी। मैंने एक इमिटर लिया, उस पर लाइट को फॉल्स किया, लाइट को फॉल्स करने के बाद इमिटर से इलेक्ट्रॉन बाहर आने स्टार्ट हुए। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आने स्टार्ट हुए उसके पास कुछ ना कुछ एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी था। यही इस पॉइंट के थ्रू बताया गया है कि मैंने एक लाइट लिया, एक इमिटर पे डाला, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हुआ उसके पास अपना एक फाइनाइट एनर्जी था। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये देखो, ये सब ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आपसे इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो आप रिजल्ट को काफी ध्यान से देखो। सेकेंड क्या, इफ फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल in the complete circuit, then that is reduced to photo current। इस पॉइंट के मुताबिक ये बोला गया, जैसे लाइट को हमने फॉल्स किया किस पे, इमिटर पे, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन था वो ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ट्रेवल अगर उस पूरे सर्किट को एक बार ये मूव कर जाए, मतलब पूरे सर्किट को अगर ये पूरा कंप्लीट कर ले, तो कंप्लीट करने के बाद उसी फोटो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो करंट। उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये आपको बताया गया कि भाई मतलब मैं लाइट को फोर्स किया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जब उस सर्किट को फॉलो कर लेगा, पूरा कर लेगा, मूव कर लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो करंट। ये इसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected from the metal plate is directly proportional to intensity। वही मैंने बोला था कि आपको वहां पर भी कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है मेटल प्लेट से। मतलब जैसे लाइट फॉल्स किया, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हुआ, तो वो जो मेटल प्लेट का इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट होगा वो डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी पे। जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आएगा। ये सभी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि फोटो इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि भाई मैंने ये किया तो क्या हुआ, उन्होंने इंटेंसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो थे मेटल प्लेट से वो ज्यादा की मात्रा में इजेक्ट होने लगे। मतलब कि जो आम मीटर था उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा, तो इससे पता चला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ज्यादा नंबर ऑफ इजेक्ट हो रहा है। ये आपका था थर्ड ऑब्जर्वेशन। फिर क्या है, ये सभी चीजें सिर्फ ऑब्जर्वेशन थे, अभी तक इसको बारे में कुछ कहा नहीं गया था कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये बस एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इस पर ऑब्जर्वेशंस आते गए। फिर क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज with increase of frequency of the light used। इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये बोला गया कि जिस लाइट को हमने यूज किया उस मेटल प्लेट पे फॉल्स करने के लिए, अगर उस लाइट का हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना स्टार्ट किया, चेंज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को उन्होंने बढ़ाया, एक्सपेरिमेंट में उसको बढ़ाया गया। जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया तो यहाँ जो पाएगा कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन थे उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही थी।
फिर मैं फ्रीक्वेंसी घटाया तो आप देखा कि घटाने से भी उसका काइनेटिक एनर्जी घटा था। मतलब इन्होंने यहाँ से ये निकाला कि भाई जो फ्रीक्वेंसी यूज किया जा रहा है लाइट का, वो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। किसका? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब इसी से फॉर्मूले आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे आइंस्टाइन ने क्या बोला था। ठीक है, ये देखो, ये है आपका मेटल प्लेट, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहां से मैंने लाइट को डाला, तो डाला, किसको किया? लाइट को डाला। यहां से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना स्टार्ट हुआ। बेसिकली यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही है और कुछ नहीं है। इसके मुताबिक ये बोला गया कि मैंने एक लाइट को लिया, मेटल प्लेट पे डाला, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना बाहर स्टार्ट हो गया। अब देखो ये होता कैसे, इसमें 3 क्राइटेरिया होता है। ऐसे मान लो आपको अभी क्रिकेट खेलनी है। क्या खेलना है? क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए? बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए। आपके पास बल्ला आ गया, यहाँ के पास बॉल नहीं आया है। बॉल लाने के लिए आपके अमाउंट चाहिए, आपके पास कितना? मान लो आपको अमाउंट चाहिए 100। आप मम्मी के पास गए, मम्मी मुझे 100 रुपया दे दो। मम्मी बोले क्यों? मुझे बॉल खरीदना है, क्रिकेट खेलनी है। तो मैं बोले कि बेटा मैं 100 तो नहीं दे पाऊंगी, मैं तुम्हें 60 रुपीज दे देती हूँ, मैं तुम्हें 60 रुपीज दे देती हूँ, इससे तुम बॉल खरीदा जा सकता है तो खरीद लो। तो फिर आप क्या करोगे? आप बाहर पे जुगाड़ लगाओगे, कहीं से 40 रुपया हो जाए। अगर नहीं हो पाया तब, अगर 40 रुपया आपके पास नहीं हो पाया तब आप क्या करोगे? आप खेल ही नहीं पाओगे। भाई 60 रुपया होगा, आपके पास अभी 60 रुपया है, लेकिन आपको बॉल खेलने के लिए 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया आपके पास है ही नहीं है, तो आप क्रिकेट खेलोगे कहां से? कंडीशन ही नहीं निकलता। तो उसी तरह यहां पे आपका एक कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या है कि मान लो तुमने मम्मी से 100 रुपया मांगा और तुम्हें 100 रुपया डन मिल गया। जैसे ही मिलेगा तो तुम क्या घर में रुकोगे? नहीं, तुम 100 रुपया लोगे, बैट पकड़ोगे, दुकान जाओगे, वहां से बॉल खरीदोगे और सीधे फील्ड जाओगे कि भाई मैं घर नहीं आना, हो सके डांट सुन जाओ, फिर मेरा खेल बंद हो जाए। आप घर नहीं लौटोगे, आप सीधे बॉल खरीदोगे और सीधे ग्राउंड पे चले जाओगे। ये फर्स्ट कंडीशन था क्या? क्या अगर आपको 100 से कम रुपया मिले तो आप घर नहीं रह पाओगे, बाहर नहीं जा पाओगे। 100 रुपया जैसे ही मिल गया तो क्या होगा? आपके पास तुरंत आप उस पैसे को लोगे और बाजार जाओगे, बॉल खरीदोगे और सीधे खेलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या है कि आपको मिल गया 150 रुपया। आपने 100 मांगा, लेकिन आपको मिला कितना? 150। तो 150 मिला तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे चल भाई 100 का बॉल खरीद लेता हूं और 50 रुपया कुछ ना कुछ खा पी लेता हूं, एक रोल चाउमीन कुछ भी खा लेता हूं। तो ये आपके पास एडिशनल अमाउंट आया, इससे आपने कुछ अपना वर्क किया। ये आया आपका थर्ड कंडीशन से। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का बताया। अब इसी 3 कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, देखो यहाँ फंडा क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो मेटल प्लेट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास कुछ ना कुछ अपना एक एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो एनर्जी रहता है, ये इलेक्ट्रॉन बोलता है कि भाई मुझसे यहाँ निकलने के लिए इस प्लेट से, अगर तुम मुझे घर से, मतलब था ना कि मुझे घर से बाहर निकलना तो मुझे 100 रुपया चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि भाई मुझे इस मेटल प्लेट से अगर निकालना है तो मान लो लेट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अगर कोई लाइट हमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दे तो मैं पटाख निकल जाऊंगा, रुकूंगा नहीं मैं मेटल प्लेट पे। इसे क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो लाइट को मैंने फॉल्स किया, कुछ लाइट जो थे वो एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा? आपको मिला 60 रुपया, 100 चाहिए था लेकिन आप मिला आपको 60, इसलिए आप खेल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है? आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए थी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसे एनर्जी कितनी मिली? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर ये बोले क्या बोलेगा यार अब मैं क्या करूं, छोटा रहने दे, मुझे जितना एनर्जी चाहिए तुमने तो दिया ही नहीं, तो मैं बाहर क्यों निकलूं, मैं कैसे निकलूंगा? तो ये क्या होता है? इसको लीव कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन जस्ट करता है अपना मेटल प्लेट में रह जाता है। अब कुछ जो लाइट आया
वो आपका एनर्जी लेकर के आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लेकर के आया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, लाइट भी खुश, इलेक्ट्रॉन भी खुश, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा। कि भाई लाइट को क्या था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना था, इलेक्ट्रॉन को क्या था कि हमें बाहर निकलना है, तो बाहर निकालने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी नीड था, इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे दे दिया। तो देने के बाद लाइट का भी वर्क हो गया कि हाँ भाई मैंने इसे वर्क दे दिया, मेरा काम हो गया, मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया कि चल भाई मैं घर से बाहर निकल गया, मैं भी खुश, तो दोनों खुश। लेकिन अगर लाइट इसको एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे तब, दो कंडीशन था। थर्ड कंडीशन में क्या है कि अगर लाइट इसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दे तब क्या होगा? तो वही होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद इसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास बच रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचता है ये इससे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। मैंने आपको फर्स्ट जो पॉइंट बताया था उसमें क्या बताया था कि जब लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं इमिटर पे, जब वहां से इमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके पास कुछ ना कुछ अपना फाइनाइट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ वो आता कहां से है? वो आता यहीं से है। लाइट में उसका जितना सफिशिएंट एनर्जी चाहिए था उसे ज्यादा दे दिया, जो ज्यादा एनर्जी आया उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपना कर लिया। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जरूरत थी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो क्यों थी? इसको मेटल प्लेट से बाहर निकालने के लिए। तो इसी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्क फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? फाई से। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। एक लास्ट ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या बताया गया, ये आपका था वर्क फंक्शन। मैंने बता दिया क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे आता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास, वही मैंने बता दिया। अब देखो इसका ऑब्जर्वेशन 1-2 और बची है, इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, इसलिए इसको जानो। क्या for each metal there is a characteristic minimum frequency that is mu naught and that is threshold frequency which photoelectric effect below which photoelectric effect is not observed। हाँ, तो इसके थ्रू क्या बोला जा रहा है कि हर एक मेटल, जितने मेटल हैं, for each metal there is a characteristic minimum frequency below which photoelectric effect is not observed। ये क्या बोल रहा है कि जो लाइट है, अगर आप चाहते हो, वो लाइट अगर चाहता है कि मैं उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूं, तो उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल प्लेट से उसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है। मान लो उसके पास 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। भाई तो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देगा तभी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कब? जब आप 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दोगे। अगर आप नहीं दिए तो इसके नीचे आपका क्या बोलता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा। अगर आपने 50 हर्ट्ज से नीचे फ्रीक्वेंसी में लाइट दे दी तो वहां पर क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा।
इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये था। तो जो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेटल प्लेट को चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम लोग म्यू नॉट के द्वारा डिनोट करते हैं और इसका हम लोग नाम एक दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी से आप ये भी बोल सकते हो कि भाई देख चाहिए कितना, मिनिमम एनर्जी चाहिए म्यू नॉट। अगर मैंने मिनिमम से जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा दूंगा उतना ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में यही बोला गया कि अगर म्यू सिंपल सा जो आपका फ्रीक्वेंसी है इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो आपका वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, ये होगा। तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, ये सभी ऑब्जर्वेशंस थे। तो अब क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया भाई देखो ये मेटल प्लेट था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थी, यहाँ पे लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया, लाइट के पास अपना एनर्जी था और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसके पास खुद का मतलब काइनेटिक एनर्जी, कुछ फाइनाइट कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसके पास आए। तो इसके पास जो एनर्जी था वो किन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? वो पहले हुआ इलेक्ट्रॉन का उसको बाहर निकालने में, बाहर निकालने में कितना, जितना उसको इलेक्ट्रॉन को चाहिए, वो क्या था? वो था आपका फाई था ना, वर्क फंक्शन, जितना उसको चाहिए एनर्जी बाहर निकलने के लिए। उसके बाद कुछ एनर्जी किसके पास आया? इलेक्ट्रॉन के पास, जैसे हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमने ये बोल सकते हैं, यहां से ऑब्जर्वेशन में आया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाई, ठीक है। और यहीं से हम लोग एक और लिख सकते हैं, मतलब इसका है हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी क्या था? एच म्यू माइनस फाइव। ये आपका आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इक्वेशन। क्या आ गया बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। ये आपका ऑब्जर्वेशन आ गया किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन था, मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया किस पे? मेटल प्लेट पे, इसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। तो पहला जो इसका एनर्जी था वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें हुआ? इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से बाहर निकालने में। वो एनर्जी क्या था? उसका वर्क फंक्शन। फिर जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला मेटल प्लेट से तो उसके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई। वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों मिल करके जितना एनर्जी लाइट ने उसको दिया था मेटल प्लेट को, वो दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से इसका रिलेशन आ गया और इसी पे आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी के बेस पे क्या होगा बच्चों? आपको क्वेश्चंस आएंगे। जे एडवांस और जे मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अब इसी के बेस पे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव taught till now. I have only explained about Planck's quantum theory, what is quantum, what is photon, and other than that, photoelectric effect, what says Einstein, what says Hertz, and what are the observations in the photoelectric effect. Now I am going to tell you the questions which have asked in J Mains and J Advance. So first question is that the work function phi of some metal is used below. The number of metals which will show photoelectric effect. मेटल कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड कैल्शियम। इसकी वर्क फंक्शन क्या दी हुई है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4, 3.8, 4.2, 4.6 and 5.4.
और इसकी जो वेवलेंथ है, इस मेटल की जो वेवलेंथ आपकी दी हुई कितना है आपका 300 mm ये आपको दे रखा है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या बोला, आप पहले एक बार देखो और समझो ये क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि कुछ कुछ मैंने मेटल को वर्क फंक्शन दे रखा है, तो बताओ कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा या कौन सा शो नहीं करेगा। तो इसका क्राइटेरिया क्या था, मैंने आपको क्या बोला कि वही इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकलता है जिसका वर्क फंक्शन को लाइट सेटिस्फाइड कर दे। जैसे कि मान लो उसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एनर्जी चाहिए था बाहर निकलने के लिए, और कोई लाइट आए उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये बस हमें अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा बाहर निकल पाती है या कौन सा नहीं निकल पाती है। देखो लैम्डा किस में है, लैम्डा है 300 नैनोमीटर में। मैंने आपको सिंपल सोल्यूशन बता दिया है जिसमें आपको इक्वल टू एचसीआर लैम्डा यूज नहीं करना है। इक्वल टू क्या यूज करना है, 1240 बाई 300। 40 क्यों, क्योंकि ये नैनोमीटर में इसलिए 1:10 गया, 3 से 4 N1 दैट इज 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जब लाइट ने फॉल्स किया तो उस लाइट का एनर्जी कितनी थी, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें आप देखो किसका किसका वर्क फंक्शन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। किसका है, लिथियम का है, सोडियम का है, पोटासियम का है, और ये तीनों का ग्रेटर है। मतलब कि इसको देखो एनर्जी कितनी चाहिए थी, इसको चाहिए थी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस मेटल प्लेट से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इसके पास एनर्जी है कितनी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, नहीं निकलेगा। मैंने आपको कंडीशन पहले बताया था कि अगर आपको बॉल खेलने क्रिकेट खेलना है तो आपको बॉल खेलना था कितना 100 रुपया में, आपको मिला कितना 60, तो आप बाहर निकलोगे, नहीं निकलोगे। लेकिन जैसे आपको 100 रुपया मिल जाए तो आप निकल जाओगे। तो यहाँ पे देखो ये भी नहीं निकलेगा, इसका 4.6 है ये भी नहीं निकलेगा, इसका 5.4 है ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन इसका 3.8 है, यानी कि इसका जो वर्क फंक्शन है उसको जितना एनर्जी चाहिए था उसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको बाहर निकाल देगा। इसके पास 3.4 है, इसके पास 4.1 है, आराम से बाहर उठा के फेंकेगा। इसके पास तो मात्र 2.4 है, ये तो हीरो है, आएगा इसको आराम से बाहर निकाल देगा। तो मतलब लिथियम, सोडियम, पोटासियम आपका बाहर निकलेगा, यानी कि जो बाहर निकलेगा वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, जो नहीं निकला वो शो नहीं करेगा। इन लोग का वर्क फंक्शन ग्रेटर था इसके एनर्जी से, तो इसलिए यहाँ पे शो फोटो इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान से देख लो, एक बार अच्छे से नोट कर लो, ये सभी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन था। सो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, metal surface is illuminated by light of two different wavelength, the maximum speeds हो गया स्टार्ट of the photo electrons corresponding to these wavelengths
आर μ1 एंड μ2 रिस्पेक्टिवली, जिसका रेशियो 2:1 आपको दिया हुआ है, किसका, μ1 बाई μ2 का। और आपका Hc का जो वैल्यू है वो बोल रहा है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए। ठीक है, देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ। एक मेटल सरफेस है, उसमें मैंने लाइट को इल्यूमिनेट किया, वो जो लाइट इल्यूमिनेट हुआ उसके पास दो अलग अलग वेवलेंथ थे। कौन सी, 248 नैनोमीटर एंड 310 नैनोमीटर। Then the maximum speed of the photoelectrons corresponding to these wavelengths are μ1 and μ2 respectively। तो इतना है। तो आपको क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वर्क फंक्शन, कि भाई जो आपने लाइट जो आपने फॉल्स करवाया था, तो दो अलग अलग वेवलेंथ से उस मेटल सरफेस पर फॉल्स किया था, स्ट्राइक किया था। तो भाई अब बताओ उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या होगी। तो ये आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बतानी है। आपका मैंने यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कौन कौन सा है, 248 नैनोमीटर एंड 310 नैनोमीटर, और कुछ 2:1 रेशियो दिया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब वो नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको इस पे आएगी आप क्वेश्चन को निकालोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमेशा रिवाइज भी करना है, 4 क्वेश्चंस बना लो, क्लियर। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि इसके पास दो वेवलेंथ है। दो वेवलेंथ कहने का मतलब क्या है, दो एनर्जी कहने का मतलब क्या है, दो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आएगा, ये आया फर्स्ट का, ये आया सेकेंड का वो होगा E1, इसका E2 माइनस 5, लेकिन दोनों का वर्क फंक्शन तो सेम होगा। वर्क फंक्शन क्यों सेम होगा, क्योंकि सेम मेटल प्लेट पे वन इल्यूमिनेट मैंने जो स्ट्राइक किया लाइट का, वो सेम मेटल प्लेट पे किया, मैंने मेटल प्लेट को डिफरेंट नहीं किया है, सिर्फ मैंने वेवलेंथ को डिफरेंट किया है। तो आपको पाई तो सेम रहेगा। अब देखो कैसे आता है, काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ μ1 है, हाफ एम μ1 स्क्वायर इक्वल टू E1 कितना है, Hc बाई लैम्डा, यानी कि 1240। E1 कितना है, 248 नैनोमीटर माइनस 5। फिर सेकेंड हाफ एम μ2 स्क्वायर 1240 बाई ये कितना है 310 माइनस 5। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिवाइड। मैंने डिवाइड किया, क्या आया, E1 बाई E2 का होल स्क्वायर बाई, इसको सॉल्व करो। 124 कितना, 2 बार में, ये 10 रहा, ये 5 बार में 5, ये क्या आया 5 माइनस 5, इसको सॉल्व करो, 0 0 4, ये कितना आएगा 4 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 5 माइनस 5 बाई 4 माइनस 5, ये आ गया इक्वेशन। इसको फिर आप फर्दर सॉल्व करो। ये इक्वेशन था हमारा, E1 कितना है 2, ये कितना है 1, 2 बाई 1 यानी कि 4 बाई 1, 5 माइनस 5, 4 माइनस 5। इक्वेशन को सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन है, 16 माइनस 4 पाई एंड दिस इक्वल टू दिस 1 इंटू 5, 5 माइनस 5। 5 को इधर लेकर के आओ, 16 माइनस 5 माइनस पाई है, ये इधर जाएगा, प्लस 4 पाई, ये कितना जाएगा 11, ये कितना जाएगा 3 पाई। इसको डिवाइड करो, पाई इक्वल टू 11 बाई 3, 3 11, 2 बार में 3 बार में 9, 2.06, 18, फिर से 2, फिर से 20, फिर से 6, यानी कि 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आ गया इसका पाई, किसका, इस मेटल फंक्शन का। कितना है बच्चों, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली मैंने क्या किया, इसमें बहुत है कि दो वेवलेंथ है अलग अलग, एक ही मेटल सरफेस है, तो मुझे ये मालूम होगा कि भाई दोनों का पाई सेम होगा। दोनों इक्वेशन को मैंने पुट किया, दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये रिलेशन आया, इस रिलेशन को मैंने मैनिपुलेट किया और आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन थी आपका जी एडवांस में
ये पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपको जे एडवांस में पूछा गया। अब मैं जो अगला 2 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ वो आपका जे मेंस का है, उसे आप देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन क्या है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment the threshold wavelength of light is 380 nanometer. 380 nanometer. If the wavelength of incident light is 260 nanometer, the maximum kinetic energy of emitted electron will be ये आपका क्वेश्चन था। इसमें क्या वो बोला कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या गया कि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यानी कि म्यू नॉट। इफ द वेवलेंथ, दूसरा वेवलेंथ जो कि इंसिडेंट लाइट का था उसका दिया हुआ है, तो वही आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल करके दो। कैसे निकालोगे बच्चों, ये देखो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकालनी है। तो इसका जो रिलेशन आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये आपका रिलेशन है, जिसको म्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये होता है आपका जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है। कैसे निकालोगे, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ कितना दिया था, एक था 380 और एक था 260। 380 क्या था थ्रेशोल्ड, 260 था ये, तो आप निकाल लो 1240 डिवाइडेड बाई 260 माइनस 1240 डिवाइडेड बाई 380। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम लोग 2 से ही काट लेते हैं। 13, 2 से 6 और 2, ठीक है। 2 से 19, 6 और 2, 62 अपॉन 13 माइनस 62 अपॉन 19। 62 को कॉमन लेते हैं, 1/13 माइनस 1/19। 19 इंटू 13 कितना होगा। सिंपल सा इसे कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैंने लेक्चर लिया इसलिए बता दे रहा हूँ। 9 3 27, 2 5 9 1 7 4 1 5 547। इसका एलसीएम कितना का बच्चों, 547। ये देखो 547 19, ये कितना था 13, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 13 इंटू 62। तो 6/547 इंटू 62। देखो 62 कट सकता है, ये डिवाइड करो, या फिर नहीं होता तो इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 62 इंटू 6 6 36 366/547। अब इसे डिवाइड करो, 547 366 10 3660। देखो 7 बार में आ रहा है, 7 9 4 2 3 38, नहीं 6 बार में आएगा 0.6, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, इसका जगह का 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आ गया आंसर। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का।
आई होप मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है आप काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। मैंने हर एक चीज़ को आपको बताया है इस लेक्चर के थ्रू और पिछले लेक्चर के भी थ्रू। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि इन अ फ्रैंक, देखो जे मेंस में कोई तीर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, बस रिलेशन मालूम हो क्वेश्चन तो आप यूँ चुटकी बजा करके सॉल्व कर लोगे। एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत दिमाग लगानी पड़ती है जेईई एडवांस में। एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट passes through mercury vapor and emerges with an energy 0.7 electron volt. The minimum with an energy 0.7 electron volt. The minimum wavelength of photons emitted by mercury atom is what? देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ज का मैंने आपको पहले बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसका स्टार्टिंग 1887 में होता। किसने किया था? हेनरिच हर्ज ने। इनके मुताबिक एक्सपेरिमेंट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पासिस थ्रू द मर्करी वेपर एंड एनर्जीज इमर्जेस विथ एन एनर्जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन था, उसके पास 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था, लेकिन जैसे उसने मरकरी वेपर में एंटर किया तो वहाँ से जो एनर्जी, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। उस एनर्जी के थ्रू वो बाहर निकला। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय मरकरी एटम इज, तो हम हमारा मिनिमम वेवलेंथ पूछा है कि भाई बता मिनिमम वेवलेंथ क्या आएगा, तो हम लोग बताते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का है। जेईई मेंस का मैंने पहले आपको बोला कि इसमें कोई ज़्यादा तीर वाला क्वेश्चन रॉकेट साइंस से नहीं पूछता है कि आप हमें इतना ये पढ़ना पड़ेगा, इतना बस फार्मूला पता कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। फार्मूला क्या था? वेवलेंथ दिया, पूछ रहा है, एनर्जी दिया हुआ है, इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू एससी बाई लैम्डा। ठीक है बच्चों, एससी बाई लैम्डा। डेल्टा ए कैसे निकलेगा? 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एससी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में कैसे लिखते हैं? 1240 बाई लैम्डा। 5.6 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 16.9 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या आ जाएगा बच्चों? 1240 बाई 4.9 10। मैंने डॉट को चेंज किया तो यहाँ 10 आ गया। देखो कट रहा है, नहीं कटेगा, ऑब्वियस नहीं कटेगा, यानी कि ये पॉइंट में आने वाली है। कैसे आएगी ये देखो, 49 को डिवाइड करो 124 से, 3 बार में कितनी आएगी? 40 या 20 नहीं, 3 बार में नहीं आएगी, यानी कि 2 बार में 98, यानी कि 26, यानी कि 260। ठीक है बच्चों, 50 के लगभग है 5 बार में, यानी कि 5 बार आना चाहिए। 49 इंटू 5 5 4 20 22 45 आ गया। 5 2 45 15। अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि 2.5 अराउंड आया। चलो एक डिजिट और सॉल्व कर लेते हैं। 150 50 थे, यानी कि 3 टाइम्स में आएगा।
2.53 इंटू 100, यानी कि जो लैम्डा आएगा वो आएगा 253 नैनोमीटर। ये आपका आ गया वेवलेंथ का इक्वेशन। सो बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना ही। मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाया, उससे मैंने आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करवाए, काफ़ी डिटेल में बताया कि इसका ऑब्जर्वेशंस क्या था, आइंस्टाइन ने क्या बोला, प्लैंक क्वांटम में एक क्वांटम का मतलब क्या होता है, एक फोटोन का मतलब क्या होता है, एनर्जी कैरियर उसको क्यों बोलते हैं, इस भी लेक्चर में था। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बच्चों, उसमें हम लोग डी ब्रोगली लिखाता है लेकिन ब्रोगली बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोई वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर क्वांटम नंबर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।